नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। और सिंधु घाटी सभ्यता में भी हम कुछ महत्वपूर्ण बिंदु देखते हैं, जैसे सिंधु घाटी सभ्यता की खोज के बारे में क्या मत है, सिंधु घाटी सभ्यता का काल क्या रहा है, नामकरण कैसे हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता का उद्भव कैसे हुआ, इसकी विशेषताएं क्या क्या थी, और सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ कहाँ तक था। तो इन पॉइंटों के माध्यम से हम समझते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता। और खोज में सबसे पहले नाम आता है चार्ल्स मैसन जी का। चार्ल्स मैसन ने 1826 के समथिंग सभ्यता के बारे में बताया था। वहीं हम दूसरा मत देखें तो बटन बंधुओं का है। बटन बिंदुओं ने इस सभ्यता को 1856 के आसपास का बताया था। 1856 में सभ्यता के बारे में बताया था। इसके बाद अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1853 से 1856 के बीच इस सभ्यता के बारे में बताया था। और वहीं जॉन मार्शल की अध्यक्षता में और सन 1921 में दो व्यक्तियों का नाम आता है, और उन्हीं दो व्यक्तियों को हम महत्वपूर्ण हड़प्पा सभ्यता के रूप में या खोजकर्ता के रूप में पढ़ते हैं, जिसमें पहला नाम आता है डॉक्टर दयाराम साहनी का और दूसरा नाम आता है राखालदास बनर्जी का। तो ये तो खोज के बारे में इन व्यक्तियों को हम पढ़ते हैं कि इन्होंने हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताया था। और जो सबसे प्रचलित मत था वो था जॉन मार्शल जी का, और जॉन मार्शल जी की अध्यक्षता में दो व्यक्तियों ने, दयाराम साहनी एवं राखालदास बनर्जी, इन्होंने इस हड़प्पा सभ्यता की खोज की थी। अब काल में आते हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता थी या जो हड़प्पा सभ्यता है उसका काल क्या था और सही निर्णायक मत कौन सा था। तो इसमें जॉन मार्शल जी को हम देखते हैं, जिन्होंने 1350 बीसी से 2750 बीसी के समथिंग बताया था कि जो हड़प्पा सभ्यता थी हमारी, इसका जो समय था वो कहाँ से कहाँ तक था, 3250 बीसी से 2750 बीसी तक। वहीं पर डीपी अग्रवाल जी ने बताया था कि नहीं, जो हड़प्पा घाटी की सभ्यता है, सिंधु घाटी की सभ्यता है, उसका जो सही समय था वो 2300 बीसी से 1750 बीसी के बीच में था। और कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के कारण हम यही सर्वाधिक निर्णायक मत मानते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता का समय था वो 2300 बीसी से लेकर 1750 बीसी तक था। तो ये तो हो गया काल। अब अगला पॉइंट आता है नामकरण। इस सिंधु घाटी की सभ्यता को या हड़प्पा सभ्यता को किन किन नामों से जाना जाता है। तो पहला है सिंधु सभ्यता। अच्छा, सिंधु सभ्यता क्यों कहते हैं? सिंधु सभ्यता इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी खोज जो है सिंधु नदी के किनारे हुई थी, और इसी सिंधु नदी के कारण इसका नाम रख दिया हमने सिंधु सभ्यता, या वैज्ञानिकों ने नाम रखा इसका सिंधु घाटी की सभ्यता। इसके बाद इसका दूसरा नाम है सिंधु सरस्वती सभ्यता। सिंधु का जो क्षेत्र था वो सिंधु और सरस्वती दो नदियों के बीच में था, या हड़प्पा सभ्यता का जो क्षेत्र था वो सिंधु और सरस्वती दो नदियों के आसपास का क्षेत्र था। इसलिए कुछ विद्वानों ने इसका नाम सिंधु घाटी की सभ्यता या सिंधु सरस्वती सभ्यता भी इसका नाम रखा है। और तीसरा आता है इसका नाम हड़प्पा सभ्यता। अच्छा, हड़प्पा सभ्यता के पीछे ये मत था कि जो हड़प्पा पहला खोजा जाने वाला स्थल था, उसी खोज के आधार पे इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ गया कि भाई पहला अपना जो खोजने वाला स्थल था वो हड़प्पा था, इसलिए कुछ वैज्ञानिकों ने इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रख दिया। तो अपन मुख्यतः इन तीन नामों से जानते हैं। पहला नाम आता है सिंधु घाटी की सभ्यता, दूसरा है सिंधु सरस्वती सभ्यता, और तीसरा नाम आता है हड़प्पा सभ्यता। तो ये तो है नामकरण। अब अगला देखते हैं उद्भव के बारे में कौन कौन से मत हमको देखने को मिलते हैं। तो उद्भव के बारे में हमको एक विदेशी मत मिलता है सुमेरियन सभ्यता। सुमेरियन सभ्यता के पीछे एक मार्शल व्हीलर नामक व्यक्ति का नाम आता है। इन्होंने कहा कि जो सुमेरियन व्यक्ति थे, इनका जीवन काल था हड़प्पा वासियों का वो बिल्कुल सुमेरियन जाति के लोगों के जैसे था, इसलिए इन्होंने मार्शल व्हीलर जी ने हड़प्पा सभ्यता को सुमेरियन सभ्यता का नाम दे दिया था कि सुमेरियन सभ्यता थी। इसके बाद अगला नाम आता है स्थानीय मत के रूप में राखालदास बनर्जी का। इन्होंने इस सभ्यता को द्राविड़ सभ्यता के रूप में नाम दिया है। वहीं टी.एन. रामचंद्र ने इसे आर्य सभ्यता कहा है कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी वो आर्य सभ्यता थी। तो ये तो उद्भव के बारे में
महत्वपूर्ण व्यक्तियों का नाम आता है उद्भव के रूप में, तो ये नाम आप देख सकते हैं। इसके बाद विशेषता देखते हैं कि जो हमारी सिंधु घाटी की सभ्यता थी वो इतनी विशाल विस्तृत सभ्यता के रूप में किन किन विशेषताओं को धारण की हुई थी। तो पहले इसकी विशेषता देखते हैं नगरीय सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, और नगरीय सभ्यता कहे जाने के पीछे मत ये है कि एक व्यवस्थित नगर नियोजन प्रणाली विकसित थी, चाहे वो यातायात के क्षेत्र में हो, चाहे स्वच्छता के क्षेत्र में हो, चाहे व्यापार के क्षेत्र में हो, संपन्न व्यवस्था थी। इसलिए उसे नगरीय सभ्यता के नाम से हमने नाम दिया गया कि सिंधु घाटी की सभ्यता थी ये सबसे बड़ी नगरीय सभ्यता थी। वहीं अगला नाम आता है कांस्ययुगीन सभ्यता का। कांस्ययुगीन सभ्यता नाम आने के पीछे तर्क यही है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा कांसे का उपयोग किया गया था। लोग अपनी जितनी दैनिक जीवन में उपयोग की जाने वाली वस्तुएं थी उनका अधिकतम काम कांसे से बनी होती थी, इसलिए इसका नाम रख दिया गया कांस्ययुगीन सभ्यता। वही देखते हैं अगला नाम आता है आद्य ऐतिहासिक सभ्यता। अच्छा, आद्य ऐतिहासिक सभ्यता इसको इसीलिए कहा गया है क्योंकि अपन ने देखा है कि जहाँ पर लिपि तो थी लेकिन लिपि को किसी प्रकार से पढ़ा नहीं गया, और इसकी भी लिपि सिंधु घाटी की सभ्यता जो हमारी हड़प्पा सभ्यता है इसकी लिपि को केवल ये भाव चित्रात्मक थी, तो इसको अपन पढ़ नहीं पाए, इसीलिए इसको आद्य ऐतिहासिक सभ्यता के भी आद्य ऐतिहासिक काल में रख दिया गया, इसलिए इसे आद्य ऐतिहासिक सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। और अगला नाम आता है शांति प्रिय सभ्यता। सभी सुविधाएं या सर्वाधिक संपन्न व्यवस्था होने के कारण इसका नाम शांति प्रिय सभ्यता भी रख दिया गया है। वही अगला नाम देखें तो व्यापार प्रधान सभ्यता। अगर नगरीय सभ्यता थी तो नगर नियोजन की विशेषता होती है कि वो अपने साथ व्यापारिक गतिविधियों को भी संकीर्ण रूप से बनाए रखती है, इसलिए इसका नाम व्यापारिक सभ्यता या व्यापार प्रधान सभ्यता थी। वही अगला पॉइंट आता है विस्तृत सभ्यता। तो सिंधु घाटी की सभ्यता न एक निश्चित क्षेत्र में थी बल्कि यह महत्वपूर्ण भागों में, जैसे उत्तर में देखें तो हम मांडक जम्मू कश्मीर में पड़ता है, वहीं नीचे दक्षिण में धर्माबाद, तो ये एक विस्तृत सभ्यता के रूप में भी थी। तो और इसके प्रमुख स्थल के बारे में हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। हम इसके जो महत्वपूर्ण स्थल थे और यह सभ्यता का विस्तार कहाँ कहाँ तक था उसको समझते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।